नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। तो दोस्तों, हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने मुझे और मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या उस रात मैंने जो देखा था वो सच था या सिर्फ मेरा वहम। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने मुझे और मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या उस रात मैंने जो देखा था वो सच था या सिर्फ मेरा वहम। सुनने वाले भले ही इसे एक मनगढ़ंत कहानी मान ले, लेकिन वो कहते हैं ना, जिस पर बीतती है वही उसका दर्द समझ सकता है। ऐसा ही कुछ मुझ पर बीता जिसे मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपने करीबी दोस्त जयतन बलूच की शादी में शामिल होने उसके गांव रामगढ़ गया था। हम दोनों दिल्ली की एक कंपनी में साथ काम करते थे, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। उसके विवाह से जुड़े सभी आयोजन वहीं गांव में ही होने थे, इसलिए उसकी शादी से 2 दिन पहले ही मैं वहां जाने के लिए निकल पड़ा। जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैंने उसके गांव पहुंचने के लिए एक टैक्सी की। ड्राइवर साहब, कहाँ जाना है? मुझे रामगढ़ में मिस्टर जयंत बलूच के यहाँ जाना है, जिनके पिताजी रामगढ़ में सरकारी विद्यालय में गणित विषय के शिक्षक हैं। अच्छा, रामगढ़ बहुत ही बढ़िया जगह है साहब। वहाँ किसी काम से जा रहे हैं या घूमने के उद्देश्य से? मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम जयंत बलूच है। वो मेरे साथ ही दिल्ली में काम करते हैं। 2 दिन बाद उनकी शादी है, बस उसी उद्देश्य से वहाँ जा रहा हूँ। मैंने ड्राइवर की जिज्ञासा शांत करवाते हुए कहा, जयंत का गांव जयपुर से काफ़ी दूर था। ड्राइवर ने मुझे बताया कि अगर हम लगातार चलें तब जाकर पूरे 6 घंटे में ही हम उस गांव में पहुंच पाएंगे। मैंने ड्राइवर के साथ वाली ही सीट पर बैठ गया और सामान पीछे वाली सीट पर रख दिया। सफ़र लंबा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर से बातें भी शुरू हो गई। साहब, एक बात पूछूं, अजीब तो नहीं लगेगा? ड्राइवर अपनी बाईं आंख से मेरी तरफ और दाहिनी आंख से सड़क की तरफ देखते हुए बोला, ये तो तुम्हारे पूछने के बाद ही पता लगेगा कि तुम्हारी बातें अजीब हैं या। मैंने मजाकिया लहजे में कहते हुए हंस पड़ा। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको भूत प्रेतों या डायन चुड़ैलों पर विश्वास करते हो क्या? ड्राइवर ने गाड़ी का गियर बदलते हुए पूछा। मेरे हिसाब से भूत प्रेत कुछ नहीं होता, यह सब डाकियानूसी सोच की उपज मात्र है। लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन सभी के नामों का सहारा लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैंने सीधे ही उसके इस सवाल का 2 टुक में जवाब दे दिया। लेकिन साहब, इस दुनिया में 2 तरह की शक्ति होती है। पहली पॉजिटिव एनर्जी जो भगवान के रूप में विद्यमान रहती है, तो दूसरी होती है नेगेटिव एनर्जी जिसे भूत प्रेत डायन चुड़ैल में होती है। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि इन काल्पनिक चीज़ों का वजूद है? क्या तुम्हारे साथ कभी किसी तरह की कोई घटना घटी है या फिर किसी तरह का कोई अनुभव? हम ड्राइवर का तो इस हाईवे से चोली दामन का साथ होता है। आए गए ऐसे किस्सों कहानियों से मुखातिब होना तो हम जैसे के लिए आम बात है साहब। तो तुम यह कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास एक नहीं काफ़ी सारे अनुभव हैं और किस्से हैं जिसके तुम भागीदार रह चुके हो? यदि ऐसा है तब तो वाह, बहुत बढ़िया। सफ़र काटने में बड़ा ही आनंद आने वाला है। मैंने आश्चर्य से अपनी आंखें गोल करते हुए कहा, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ड्राइवर ने एक धीमी मुस्कान के साथ प्रत्युत्तर दिया, साहब, आपने कुछ खाया कि नहीं? सफ़र बहुत लंबा है, क्यों ना सामने वाले ढाबे से पेट की भूख को शांत करते हुए चले, क्या कहते हो? ड्राइवर ने धीर भाव से मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली।
मेरी नज़रें भी काफ़ी देर से अच्छा सा कोई ढाबे को ही ढूंढ रही थी। चलो गाड़ी साइड लगाओ, मैंने पेट पर हाथ रखते हुए उसे कहा। ड्राइवर ने गाड़ी हाईवे से हटकर अंदर की तरफ पार्क कर दी। वहाँ कुछ ट्रक्स भी लगे हुए थे। शायद रात को वहाँ आराम करने के बाद सुबह आगे की यात्रा करने के उद्देश्य से खड़ी थी। ढाबे पर बड़े बड़े अक्षरों में शेरा दा ढाबा लिखा हुआ था, जिसके ऊपर लाल और नीली प्रकाश उस पर अपनी झंडा बिखेर रही थी। ड्राइवर ने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा और वहीं से खड़े खड़े हाथों से इशारे करके किसी को इशारा किया। थोड़ी देर में 2 प्लेट में खाना आ गया। ड्राइवर मेरे पास वाली दूसरी टेबल की तरफ बैठ गया। मैं हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ चला गया और ड्राइवर ने खाना खाना शुरू कर दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे सुबह से भूखा हो। मैं वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया और जैसे ही मैंने पहला निवाला तोड़कर मुंह में डालने के लिए हाथ बढ़ाया ही कि ना जाने कहां से एक काली बिल्ली ने झपट्टा मारा और मेरे खाने की प्लेट को नीचे गिरा दिया। ओह, बड़ी ही खतरनाक बिल्ली थी। इसने तो सारा खाना ही गिरा दिया। ड्राइवर अपनी जगह से उठता हुआ मेरी तरफ भागता हुआ आया। अरे, आपके हथेली में से तो खून बह रहा है, आप रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ड्राइवर ऐसा बोलने के बाद गाड़ी की तरफ गया और वहाँ से कुछ पट्टी और डेटॉल की शीशी को लेकर आया। उसने बहुत अच्छे ढंग से मरहम पट्टी की और मुझे चलने को कहने लगा। अरे, मुझे कोई इतनी बड़ी चोट नहीं लगी है, बस वो जरा सी खरोच है जो शायद बिल्ली के भागने की वजह से उसके पंजों से लग गई। मैंने उसको शांत करवाते हुए बोला, नहीं साहब, छोटी चोट को नज़रअंदाज कर दिया तो आगे चलकर यही परेशानी का कारण बन जाती हैं। मैंने उससे बोला, अब बहुत हो गया, जल्द से जल्द अपना खाना खत्म करो, इस तरह अन्न की बर्बादी करना गलत है। मैंने उसको खाना को खत्म करके चलने को कहा। वह फिर इशारे से मेरे लिए खाने की दूसरी प्लेट ऑर्डर करने लगा, तो मैंने उसका हाथ पकड़कर मना कर दिया कि अब मेरा मूड नहीं है, कहीं और रास्ते में खा लूँगा। मैंने उसे खाना ख़त्म करके आने को कहा और मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ड्राइवर भी आ गया और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। काफ़ी देर तक हम दोनों खामोश ही रहे। मैंने चुप्पी तोड़ते हुए ड्राइवर से बोला, तो हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, याद आया, तुम किसी घटना का जिक्र करने वाले थे। उसने घड़ी में वक्त देखा और बोलना शुरू कर दिया। इस वक्त घड़ी में ठीक 12 बज रहे हैं। कहते हैं कि 12 से 4 बजे का वक्त भूत प्रेतों के लिए सबसे उत्तम समय होता है। इस वक्त इनकी शक्तियाँ का सामना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं रह जाती। ये कहीं भी किसी भी रूप में इंसान को मिल जाते हैं। हाँ, मुझे तो लगता है कि तुम भी कहीं उसी के रूप में तो नहीं हो और वो काली बिल्ली भी तुम्हारी किसी चुड़ैल दोस्त की रूप हो। यह कहते मैं जोर जोर से हंसने लगा। जब मुझे हंसते हंसते काफ़ी देर हो गई और ड्राइवर के चेहरे पर हंसी तो दूर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, तो मुझे मजबूरन चुप हो जाना पड़ा। साहब, आपको मजाक लग रहा है, क्योंकि आप दिल्ली जैसे महानगरों में रहते हो। वहाँ घर से ऑफिस और ऑफिस से घर में ही दुनिया उलझी रहती होगी, लेकिन हम जैसे इंसान को रोजी रोटी के लिए रात के किसी भी पहर को कहीं भी जाना पड़ जाता है। ड्राइवर ने अपनी मजबूरी का ढांचा अपने वाक्यों में मढ़ने की कोशिश की। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम्हारा रोज किसी न किसी चुड़ैल या किसी साए से मुखातिब होना आम बात है, तो फिर आज क्यों नहीं दिख रही? मैंने फिर उसकी उल-जुलूल बातों का मजाक बनाते हुए कहा, साहब, आपको पता है, आप जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ डायनों का गढ़ माना जाता है। उनका एरिया यहाँ से कुछ मील आगे से ही शुरू हो जाता है। वहाँ आए दिन कोई ना कोई अजीब घटनाएं होती रहती हैं। बातें करते करते उसने गांव देहातों में फैले भूत प्रेतों के किस्से का जिक्र छेड़ दिया। उसने मुझे एक नहीं, ना जाने कितने ही किस्से सुना दिए, उस गांव और डायन से जुड़े हुए। मैं उसकी बातें ध्यान से सुनता चला जा रहा था, क्योंकि जो भी हो
उसकी कहानी सुनने में बड़ी ही रोचक लग रही थी। बाकी सच्चाई तो उसे ही पता होगी जिसने यह कहानी रची होगी। अभी बातों का सिलसिला जारी ही था कि सामने से कोई सफ़ेद सी चीज दिखी जो सड़क के ठीक बीचों बीच थी। ड्राइवर इससे पहले कि कुछ समझ पाता, इसने बहुत तेजी के साथ ब्रेक मार दिया। गाड़ी एक तेज झटके के साथ अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वो फटाफट गाड़ी से बाहर निकलकर जांचने लगा। मैं भी यह देखकर गाड़ी से बाहर निकल गया। अरे क्या थी वह चीज? ना गाड़ी के नीचे और ना ही उसके टकराने के निशान गाड़ी पर मौजूद थे। मैंने ड्राइवर से पूछा। वो मुंह खोलकर कुछ देर खड़ा ही रहा। वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैंने उसको पकड़कर हिलाकर उसको सामान्य करने की कोशिश की। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर बैठाते हुए बोला, साहब जल्दी से अंदर बैठो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखते हुए उसकी हिम्मत बढ़ाने का नाकाम कोशिश किया। उसने एक्सीलेटर पर पांव रखा और जल्दी ही गाड़ी हवा से बात करने लगी। वैसे इस घटना को मैं भी नकार नहीं सकता था, क्योंकि वह सफ़ेद सी कोई चीज़ तो मैंने भी देखी थी, लेकिन मैंने उसको दिमाग में बसाने की जगह उसको बाहर निकाल फेंक देना बेहतर समझा। अरे आखिर तुम इतना डर क्यों गए? वो कोई जंगली जानवर रहा होगा जो गाड़ी के नीचे से निकल गया होगा और फिर जंगल की तरफ भाग गया। इसमें घबराने वाली क्या बात है? नहीं साहब, वो कोई जानवर नहीं, छलावा था, उसने अपने कांपते हुए होठों से कहा। छलावा? भला ये क्या बला हुई? मैंने चौंकते हुए उससे कहा। आपने देखा नहीं? गाड़ी पर उसके टकराने के कोई भी निशान मौजूद नहीं थे। वो गाड़ी से टकराकर आर पार चला गया। वो छलावा ही था साहब। छलावा कभी भी किसी का रूप ले सकता है। यदि छलावा कहीं सुनसान जगह मिल जाए तो इंसान को मंजिल से भटका देता है और इंसान को वीराने में ले जाकर मार देता है। वीराने में इसकी शक्ति काम करती है, भीड़ भाड़ इलाके में नहीं। वह लगातार बोलता ही चला जा रहा था, जैसे उसने वास्तव में कोई छलावा ही देख लिया था। तो मैं यह मान के चलूं कि आपको छलावे के साथ भी कोई अनुभव रहा है? मैंने ड्राइवर से छलावे के बारे में जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं साहब, छलावे का मेरा कोई व्यक्तिगत तो नहीं रहा है, लेकिन मेरे दादाजी का सामना उससे हुआ था। ड्राइवर ने अब दूसरी कहानी शुरू कर दी। मुझे अब और मज़ा आने लगा था। मैंने उसे बीच में टोकते हुए कहा, अरे तो लगे हाथ उस किस्से को भी सुना दो। यह बात तकरीबन 32 साल पहले की है। तब मेरी उम्र 9 साल थी। मेरे गांव का नाम लूनी है, जो कि राजस्थान के जालोर जिले से 40 किमी की दूरी पर स्थित है। हमारा छोटा सा परिवार था। मेरे पिताजी रेलवे विभाग में टीटी की पोस्ट पर थे, इसलिए उनका घर आना बहुत कम हो पाता था। मैं अपने दादा दादी और मम्मी के साथ रहता था। पहले गांव में ज़्यादातर लोग घर के बाहर ही खाट पर सोते थे। मेरे दादाजी एक से एक बढ़िया कहानियाँ सुनाते थे, जिसे सुनने में मुझे बहुत ही आनंद आता था। इसलिए मैं भी अपने दादाजी के साथ ही उनके खाट पर ही सोता था। एक दिन दादाजी बहुत ही चिंतित दिखे। वो दादी से बोल रहे थे, हमारी गाय को बछड़े दिए हुए 1 महीने से भी ऊपर हो चला है। गाय शाम को तो दूध अच्छे से दे रही है, लेकिन सुबह के वक्त बिल्कुल भी दूध नहीं हो रहा है। पहले कुछ दिनों तो मैंने सोचा कि शायद कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले कुछ दिनों तो मैंने सोचा कि शायद कुछ दिनों में यह सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो समस्याएं दिन प्रतिदिन और बढ़ती ही जा रही हैं। दादी बोली, 20 दिन से डॉक्टर को भी तो दिखा रहे हैं, कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? अरे रूपमती, मेरी समस्या का कारण केवल उसका दूध ही नहीं है, उसकी गिरती सेहत भी है। गाय इतनी दुर्बल हो गई है कि उसकी हड्डियां अब उसके शरीर से बाहर झांकने लगी हैं और उसके दूध ना होने की वजह से उसका बछड़ा बिल्कुल ही कमजोर हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बड़े ही मायूस स्वर में वो अपनी परेशानी से दादी को अवगत करा रहे थे। मैं अपने सर गौ हत्या का पाप नहीं लेना चाहता रूपमती, यदि जल्दी ही कोई उपाय नहीं किया गया तो हम इस पाप के
बराबर के भागीदार बन जाएंगे। यह कहते कहते उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। दादी उन आंसुओं को पोंछती हुई बोली, मुझे तो लगता है कि इसका कोई दूध ही पी जाता होगा, नहीं तो आप ही सोचो इसके खाने पीने में कोई लापरवाही नहीं की जाती, फिर भी यह दिन पर दिन क्यों दुर्बल होती जा रही है। दादी ने अपने विचार व्यक्त किए। तुम सच कहती हो रूपमती, कुछ दिन पूरी रात पहरेदारी करके देखता हूँ, क्या पता कोई हल निकल जाए। यह कहकर उन्होंने खाना खाने के बाद खाट पर बैठते बैठते ही पूरी रात गुजार दी। अगली सुबह 5 बजे जब वो दूध निकालने को गए तो उनकी आश्चर्य की सीमा नहीं रही। दूध से बाल्टी लबालब भरी हुई थी। वो दूध से भरी बाल्टी दादी को थमाते हुए बोले, ए रूपमती, तुम ठीक कहती थी, देखो आज गाय ने भर बाल्टी दूध दिया है, ये जरूर बिरजू चोर का काम होगा, वही ऐसी नीच हरकत करता होगा और गाय का सारा दूध चोरी छिपे निकाल कर सुबह भाग जाता होगा। अब उसकी खैर नहीं। नहीं नहीं, किसी को बिना सबूत के इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। भगवान का शुक्र मनाओ कि अब समस्या का समाधान हो गया है। कुछ दिन आप पहरेदारी करिए, फिर धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। यह बात कहते हुए दादी की आंखों में विशेष चमक थी। कुछ दिनों तक दादी ने ऐसे ही पहरेदारी की तो सब सामान्य रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद जब पहरेदारी बंद कर दी तो फिर से वह घटनाएं शुरू हो गई। एक दिन दादाजी ने प्लान बनाया कि क्यों ना एक रात खाट पर ही लेटे लेटे पहरेदारी की जाए और यहीं से उस चोर पर नज़र रखी जाए। उन्होंने अपने खाट के नीचे भीमसेन लठ से सरसों का तेल लगाकर रख दिया। वो पूरी रात खाट पर लेटने का अभिनय करते हुए गाय पर नज़र गड़ाए ही रखे। सुबह 4:30 बजे देखते हैं कि गाय का बछड़ा गाय का दूध पी रहा है। उन्होंने सोचा कि भूख के मारे दूध पीने का आतुर हो रहा होगा और उसकी रस्सी खुल गई होगी और बेचारा दूध पीने चला आया होगा। उन्होंने सोचा कि चलो अब दूध निकालने का भी वक्त हो चला है, बाल्टी अंदर से ले आऊं। वो खाट से उठकर जैसे ही बाल्टी लेकर आते हैं तो देखते हैं कि बछड़ा तो अपनी जगह बंधा हुआ है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि दादी ने बांध दी होगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़कर दूध निकालने की कोशिश की, एक बूंद भी दूध बाल्टी में नहीं निकला। उनका माथा ठनक गया। बाल्टी को वहीं पटकते हुए दादी पर चिल्लाए, ए रूपमतिया, अरे ओ रूपमतिया। दादी इस पुकार को सुनती हुई दौड़ी दौड़ी भागी बाहर आई। अरे इसको फिर आज दूध नहीं हो रहा है, तू पहले ये बता कि तूने बछड़े को बिना कहे खोला क्यों, और खोला तो खोले बिना पूछे बांधा क्यों। दादाजी बड़े ही रोष में बोले जा रहे थे, नहीं मैं तो अभी उठी, आज तो नींद ही नहीं खुली मेरी, तो मैं कहाँ से खोलती। दादी अपनी सफाई दे रही थी। का कहीं यह काम छलावे का तो नहीं। दादी ने एक अजीब सी बात कही। नहीं, छलावा नहीं हो सकता, अपने गांव में छलावा नहीं है, लेकिन अब जो भी है, अब कल इस गांव में उसका आखिरी दिन होगा। दादाजी ने अपने मन को उजागर करते हुए कहा। आज दादाजी शाम को जल्दी ही खाने के बाद खाट पर आकर सो गए थे। उनका भीमसेनी लठ आज बहुत चमक रहा था, जैसे वो खुद किसी पर बरसने को लालायत बरसने को बेचैन थे। सुबह ठीक तकरीबन 4:15 बजे उनकी नज़र गाय की तरफ पड़ती है, जिसे देखकर चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि गाय का दूध कोई छोटा सा बछड़ा पी रहा था, लेकिन उस गाय का बच्चा उससे कुछ दूरी पर ही बंधा पड़ा था। उन्होंने आव देखा ना ताव, एक झटके से भीमसेनी लठ को अपनी हाथों में पकड़ा और बरस पड़े बछड़े पर। 4 लठ पड़ते ही उस बछड़े की आकृति एक इंसान में परिवर्तित हो गई। दादाजी ने उसको अपने दोनों हाथों से दबोचा और गाय के पास वाले दूसरे खूंटे में रस्सी का एक सिर बांध दिया, दूसरा सिर उस छलावे के गले में बांध दिया। उसके बाद वो लाठी से ताबड़तोड़ प्रहार करने लगे।
छलावा लगा अपने दोनों हाथों को जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। दादाजी की जिस तेजी से लाठी बजी, उससे दुगनी आवाज में वो उछल पड़ता और भागने की नाकाम कोशिश करता। यह आवाज़ सुनकर दादी और मम्मी दौड़कर बाहर आ गई। यह दृश्य सभी ने देखकर दांतों तले उंगलियां दबा ली। जब दादाजी लठ बजाते बजाते थक के चूर हो गए तो छलावे ने उनकी टांग पकड़ ली और बोला, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं इस गांव के आसपास भी नहीं कभी भटकूंगा। सभी के कहने पर दादाजी ने उसको छोड़ा और वो रस्सी से छूटते ही हवा की माफिक साय से यह वादा करके रफू चक्कर हो गया कि आज के बाद वह यह गांव तो क्या, यहाँ आसपास किसी भी गांव में किसी को भी परेशान नहीं करेगा। मेरे साथ यही एक वाकया हुआ था जो मेरे जहन में आज तक ताज़ा है। उसकी बात सुनते ही मैं जोर जोर से पेट पकड़कर हंस पड़ा। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। तुम्हारी कहानी में तो सच में बड़ा ही अच्छा समय गुजर रहा है। साहब, आप इसे कहानी मानते हो तो कहानी ही मानो, लेकिन यह सच्चाई है कि छलावा किसी का भी रूप ले सकता है और सम्मोहित करके अपने काम को सुनसान जगह पर अंजाम देता है। जिसके साथ घटना घटित होती है उसको जरा से भी एहसास नहीं हो पाता, तब तक बहुत देर हो जाती है। अभी ड्राइवर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसे सड़क के ठीक बीचों बीच एक औरत दिखी जो कि काली साड़ी में हमारी तरफ ही मुंह करके खड़ी थी। हम दोनों की धड़कनें रुक गई। ड्राइवर ने पूरे जोर से ब्रेक मारा और वो औरत बस टकराते टकराते बची। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं फटाक से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और बोला, अरे पागल है क्या? इस तरह कोई सड़क पर बीचों बीच खड़े होकर गाड़ी रुकवाता है क्या? कुछ हो जाता तो खुद तो जाती जाती हमें भी ले डूबती। इतना सुनते ही वो औरत तेज तेज रोने लगी। वो बिल्कुल पतली औरत थी। उसने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था। एड़ी से चोटी तक उसने अपने आप को ढका हुआ था। बस उसका पेट वाला हिस्सा ही दिख रहा था। उसके पेट से नाभि बाहर झांक रही थी, जो कि काफ़ी गहरी और गोल दिख रही थी। नाभि के पास कुछ पुष्प की आकृति की तरह गोदा हुआ था, जिससे उसकी नाभि की सुंदरता और भी उसकी जवानी की मदद का एहसास करवा रही थी। उसके पहनावे से वो यहीं किसी गांव की ही लग रही थी। मेरा ध्यान उसकी नाभि पर ही अटक गया था कि तभी ड्राइवर ने मुझे झकझोरते हुए कहा, अरे चलो साहब, ये लोग ऐसा ही करते हैं। चंद पैसों के लिए जानबूझ के सड़क के बीच आकर अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं हिचकते। उसके इतना कहते ही वो और जोर जोर से रोने लगी। मैंने ड्राइवर को चुप रहने का इशारा किया और उस अबला औरत को चुप कराने की कोशिश की। थोड़ी देर में मेरी कोशिश कामयाब हुई और वो चुप होते हुए बोली, साहब, मैं सड़क को पार करके सड़क के उस तरफ जा रही थी कि अचानक आपकी गाड़ी आ गई और उसकी तेज प्रकाश से मेरी आंखें चौंधिया गई, जिस वजह से मुझे कुछ नहीं दिखा और मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अरे अरे, हमें माफ़ कर दो, गलती हमारी ही है। हम बातों में इतना उलझे रहे कि हमें इसका एहसास ही नहीं हुआ कि सड़क पर कोई खड़ा है। वैसे कहाँ जा रही थी तुम? चलो हम छोड़ देते हैं। मैंने अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करते हुए कहा। अरे साहब, रात के 3 बज रहे हैं, इन चक्करों में ना पड़ो। समझते क्यों नहीं? कहीं ये छलावा हुई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कैसे इंसान हो तुम? एक अबला नारी को तुम रात में अकेले छोड़कर जा रहे हो? क्या यही तुम्हारा काम है? मैंने फिर से डांटते हुए कहा। ठीक है साहब, ले चलो, लेकिन इस अबला से यह भी तो पूछो कि इतनी रात को यह यहाँ क्या करने आई? ड्राइवर ने जैसे ही यह बात कही तो फिर से रोने लगी। तुम चुप रहो, तुम्हें तो औरतों से बात करने की भी तमीज नहीं है। तुम चलो अंदर आ जाओ और गाड़ी को स्टार्ट करो। मैंने इस बार रोष में आते हुए गुस्से से ड्राइवर को कहा। वह पैर पटकता हुआ अंदर जाकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। मैंने उस औरत को चुप कराते हुए पूछा,
बोलो, इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। मेरे दोबारा पूछने पर वो घूंघट में शर्माते हुए बोली, साहब, हमारे गांव में शौचालय की असुविधा है, इसलिए मैं शौच करने के लिए आई थी। ओहो, माफ़ कीजिएगा, मुझे आपकी खामोशी से ही समझ जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, बताइए आपको कहाँ जाना है? मैं छोड़ता हुआ अपनी मंजिल पर चला जाऊंगा। मैंने उसकी अधूरी बात को समझते हुए बीच में ही काट देना सही समझा था। बस साहब, थोड़ी ही दूरी पर ढाबा पड़ता है, उसके आते ही मैं आपको बता दूंगी। उसके इतना बोलते ही मैंने पीछे वाले दरवाजे को खोल दिया और वहां अपने सामान को एक तरफ सिमटते हुए एक तरफ उसको बैठा दिया। मैं आगे बैठ गया। उसके बाद गाड़ी फिर से सड़क पर दौड़ पड़ी। ड्राइवर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, साहब, सुबह 7 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। उसके मैंने यह आखिरी शब्द सुने थे। फिर सफ़र की थकान की वजह से मेरी कब आंख लग गई इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी के रुकते ही मेरी नींद टूट गई और मैं बोला, क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी? साहब, इंजन गर्म होने की वजह से गाड़ी बंद पड़ गई है। यहाँ आसपास ना ही कोई पानी का स्रोत है, ना ही कोई उम्मीद दिख रही है। इस लड़की को पता होगा, इससे पूछो कि यहाँ पानी कहाँ मिल सकता है। मैंने पीछे पलटते हुए कहा, लेकिन पीछे कोई भी मौजूद नहीं था। मैं तुरंत बाहर निकलकर ड्राइवर के पास गया, जो अब गाड़ी के बोनट को उठाकर कोई उपाय तलाशने की कोशिश में लगा हुआ था। मैंने ड्राइवर से गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, उस लड़की को तुमने कहाँ उतारा? वो तो अंदर ही थी साहब। उससे पूछता हूँ, वो बताएगी इधर पानी कहाँ मिल सकता है। जब गाड़ी रुकी तो मैंने उसी वक्त देख लिया था, वो अंदर नहीं है। मैंने ड्राइवर को उस अबला की जानकारी देते हुए कहा, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? जब गाड़ी कहीं रुकी ही नहीं तो वह कहाँ से उतर जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। ड्राइवर ने घबराते हुए जवाब दिया, अरे हो सकता है, तुम्हें याद नहीं? शायद तुमने पीछे गाड़ी रोकी होगी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था, मैं माँ बाप की कसम खाता हूँ साहब जी, मैंने कहीं भी गाड़ी नहीं रोकी है। कहीं इस गाड़ी के खराब होने की वजह वो अबला ही तो नहीं? हो ना हो साहब, वो छलावा है जो हमें अपनी मंजिल से भटका कर कहीं और ले जाने की कोशिश में लगी है। ड्राइवर ने फिर से घबराते हुए स्वर में कहा। मैंने इस बार झुंझुलाते हुए जोर से कहा, ओह गॉड, तुम फिर शुरू हो गए, छलावा छलावा छलावा। मुझे नफरत हो गई है इस शब्द से। साहब, आप अभी भी इसको बहुत हल्के में ले रहे हो। भूल गए क्या आप? छलावा ही तो है जो हमारा पीछा ढाबे में कभी बिल्ली बनकर तो कभी हाईवे पर सफ़ेद रंग का जानवर बनकर सामने आना, फिर अब उसका असली रूप औरत में हम सबके सामने आ जाना। मैंने मना किया था साहब, उस औरत को मत बैठाओ, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब हम लोग पूरी रात इस सड़क पर भटकते रहेंगे और वो सुनसान जगह पर ले जाकर हमें बारी बारी से अपना शिकार बना लेगी। इतना कहते ही ड्राइवर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। ओए, एकदम चुप, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई छलावा वलावा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अब तक हम लोगों का शिकार कर चुकी होती। जाहिर सी बात है, जब तुमने गाड़ी रोकी थी, हो सकता है वो उसी वक्त बाहर निकल कर चली गई होगी, लेकिन साहब उसको बताकर तो जाना चाहिए था ना, कम से कम। अरे गांव की लड़कियां शर्मीली होती हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता। अब मैं जो कहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। ऐसी जगह जहाँ से कुछ भी मदद मिलना लगभग नामुमकिन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुबह होने का इंतजार भी नहीं कर सकते थे और आसपास कोई ठीक जगह भी नहीं थी। ड्राइवर ने चारों तरफ खोपड़ी घुमाकर मुआयना किया और बोला, साहब, यहाँ से 2-3 किलोमीटर पर एक ढाबा है, आप वहाँ पहुँच जाओ। मैं गाड़ी ठीक करवा कर आ जाऊँगा, लेकिन अकेले जाने में कहीं आपको डर तो नहीं लगेगा ना? उसकी इस बात ने मेरे अंदर के पुरुष को एक बार फिर से ललकार दिया। मैंने उसको जवाब देते हुए कहा, ड्राइवर साहब, अब आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाले युवा कहाँ इन आत्माओं
और डायनों की बातों पर यकीन करते हैं। मेरे जैसे अधिकांश लोगों के लिए यह सब मनोरंजन का एक जरिया हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने उसे 2 टुक में जवाब तो दे दिया था, लेकिन शायद वह आखिरी बार था जब मैंने इन सब काली शक्तियों को बस एक मजाक के रूप में लिया था, क्योंकि उसके बाद तो जैसे मैं इन पर ना तो सिर्फ विश्वास करने लगा बल्कि हर समय इनकी उपस्थिति का एहसास भी करने लगा। मैंने उसकी बात मान ली और पैदल चलने लगा। पैदल बहुत चलना था, इसलिए कानों में ईयरफोन लगा लिया और सोचा टाइम पास हो जाएगा। कुछ दूर चलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। बड़ी तेज महक सी आई और बहुत देर तक अपने साथ किसी और के होने का एहसास हुआ। पहले लगा कि जैसे यह मेरा वहम है, लेकिन धीरे धीरे वो वहम हकीकत या यूं कहें कि भयानक हकीकत की शक्ल लेने लगा। पहले मुझे केवल एहसास हो रहा था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे किसी की शारीरिक आकृति मुझसे कुछ कदम दूरी पर दिखाई देने लगी। अगले ही पल वो मेरे सामने खड़ी थी। हवा के झोंके बहने के कारण उसका घूंघट मुख से बाहर बार बार इधर उधर हो रहा था। उसी झोंकों के कारण रह रहकर उस चांद का दीदार हो जा रहा था। वह बहुत ही सुंदर लड़की थी। इसका जिस्म बिल्कुल पतला था। उसके नाभि के उभार को देखते ही मैं चौंक गया। वही पुष्प की कलाकृति मौजूद थी जिसे थोड़ी देर पहले ही गाड़ी में बिठाया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस बात की खुशी मनाऊं या यह कोई उसके फरेब की नई चाल के लिए सावधानी बरतूं। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया था कि उसने पूछा, इतनी रात को अकेले आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसे अपनी कहानी बता दी कि कैसे गाड़ी खराब हुई और मैं पैदल चलने के लिए मजबूर हुआ। फिर मैंने भी उससे यही सवाल पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बात को वो सुनते हुए बोली, मैं अक्सर इस रास्ते पर आती जाती रहती हूँ। इससे पहले मैं उससे कुछ और पूछता, उसने मुझे बोला, आपके दोस्त की शादी तो कल है ना, आप कैसे पहुँच पाओगे? उसका यह सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया कि उसे यह सब कैसे पता। मैंने अगले पल ही उससे पूछा, आपको मेरे दोस्त की शादी के बारे में कैसे पता? मैंने तो आपको बताया ही नहीं। वो मेरी बात सुनते ही तपाक से बोली, बस ऐसे ही। तुम्हारा नाम क्या है? मेरे ऐसा बोलने पर वो मुस्कुराई और वो बोली, बिजुरिया। उसके बिजुरिया कहते ही मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने गौर किया तो उसकी आवाज़ बिल्कुल ही उस लड़की से मिलती जुलती थी जो सड़क की ओर अचानक मिल गई थी और जिसे गाड़ी में लिफ्ट दिया था, फिर अचानक कहाँ लुप्त हो गई थी, उसका कोई पता नहीं चल पाया था। मैंने उससे अपने शक को दूर करने के लिए पूछा, तुम वही अबला हो ना जिसे थोड़ी देर पहले मैंने लिफ्ट दिया था, जो बिना बताए गाड़ी से उतर गई थी? वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, आपको क्या लगता है साहब, कोई आपका पीछा भला इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है? यह कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगी। मेरी समझ में नहीं आया कि उसके जवाब में हाँ थी या फिर उसके जवाब में कई सवाल थे। मतलब ड्राइवर सही कह रहा था कि तुम वही छलावा हो जो हाईवे पर सुनसान जगह पर किसी न किसी रूप में मिलती हो, फिर सुनसान जगह पर सम्मोहित करके जान ले लेती हो। यह कहते कहते मेरी गिद्दी बंद हो गई। क्या साहब, आप तो डर ही गए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप भले मानुस जान पड़ते हैं, नहीं तो इस हाईवे पर हर किसी ने बिजुरिया का फायदा ही उठाने की कोशिश की है और इसलिए वो। यह कहते कहते वो चुप हो गई। फिर वह कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी और मैं चुपचाप उसके साथ चलता रहा। मुश्किल से कुछ कदम आगे बढ़ा तो सामने एक बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। मैं उसकी तस्वीर उतारने लगा तो मेरा हाथ पकड़कर बोली, अरे ये क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं करते। मैंने अपना हाथ छुड़वाते हुए पूछा, क्यों? इसमें गलत क्या है? तो वो मुस्कुराते हुए बोली, इस इलाके में रात के समय तस्वीर नहीं उतारते। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया कि इस कथन के पीछे उसकी क्या मंशा थी। मैं कुछ कहने से पहले अपना कैमरा अंदर रख दिया। अचानक मेरी नज़र पेड़ से थोड़ी दूर पर खड़ी 3 औरतों पर गई।
उन तीनों ने भी ऐसा ही घूंघट ओढ़ रखा था। तीनों औरतें धीरे धीरे मेरे पास आने लगी, लेकिन जैसे जैसे वो पास आती गई उनका चेहरा नज़र आने लगा जो बहुत डरावना था। वह मुझे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन बिजुरिया ने उनका इशारा देख लिया और मुझे तेज तेज चलने के लिए बोला। मैं चलने क्या, भागने लगा। थोड़ी दूर आते ही वह औरतें गायब हो गई और मैंने हिम्मत करके पूछा, वो अजीब से दिखने वाली औरतें कौन थी? क्या तुम उन्हें जानती हो? वो बोली, वह इस गांव में पिछले कई 100 सालों से घूम रही हैं। गांव के लोग उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। आपको उनसे बचाने के लिए ही मैं आपके साथ साथ आई हूँ। मैंने उसकी बात सुनते ही बोला, तुम कैसे बचा सकती हो? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी होठों पर एक गुमनाम खामोशी छा गई। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। पीछे गया तो वो 3 औरतें जो कि बहुत खौफनाक दिख रही थी, वो मेरा कुछ भी कर सकती थी। दूसरी तरफ बिजुरिया मेरा काफ़ी वक्त से साथ नहीं छोड़ रही थी। मेरे जहन में बार बार यह भी विचार आ रहा था कि अगर यह मेरा बुरा करना चाह रही होती तो कब का बुरा कर चुकी होती। मैंने सहमे सहमे ही उससे पूछा, तुम तो मुझे अच्छी व्यक्तित्व वाली लग रही हो, क्या मैं तुम्हारा छलावा बनने की कहानी जान सकता हूँ? पहले वो सुनकर मुस्कुराई, फिर वो बोली, साहब आप चाहे तो इसे काल्पनिक कहानी मान सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि यह कहानी नहीं है। यह मेरा काला अतीत है जिसने मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी में आग लगा दी और हमेशा के लिए मुझे सुनसान वीराने में तड़पने को छोड़ दिया। सन 1967 के अक्टूबर महीने का पहला इतवार था। मोहनगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था जो कि जयपुर से 134 किलोमीटर की दूरी पर था। हाँ, तो मैं इसी गांव में खुशी से अपने जीवन का आनंद लेते हुए गुजार रही थी। अब यह तो आपको मालूम ही है कि महान भारतीय लोकतंत्र में उस जमाने में भी गांव के सभी आंतरिक मामले को निपटाने के लिए अपनी पंचायतें हुआ करती थी। तो इस गांव की भी पंचायत थी और पंचायत पर कब्जा था पुरुषों का, जो अपने आप को भाग्य विधाता से कम नहीं समझते थे। तो हुआ यूं कि इस गांव में 1 महीने के भीतर एक ही घर में 2 मौत हो गई। अब मौत हुई तो उसके कारण की तलाश शुरू हुई। जरूर इसके पीछे किसी डायन या छलावा का हाथ होगा। गांव के ही पंचायत में अंकित रावत नाम के एक सदस्य ने उनकी ही तूती चलती थी। उन्होंने जो कह दिया वही फैसला सभी को मानना पड़ता था। उनका विरोध ना तो कोई करता था और ना ही किसी में इतनी हिम्मत थी कि कर सके। उसकी नीयत मेरे प्रति बहुत बुरी थी और मुझे इस बात का इल्म था। उसके मन में मेरे जिस्म को पाने की ललक दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने मेरा हाथ सरेआम पकड़ लिया और मेरे बदन को जोर से अपने हाथों से दबोचते हुए बोला कि मुझे खुश कर दो तो वो मुझे रानी की तरह खुश रखेगा। मैंने बिना कुछ सोचे उसके गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। इसे इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने मुझसे इसका बदला सूद समेत लेने की धमकी देकर चला गया। कुछ दिनों में ही खोज शुरू हुई उस डायन की। एक दिन उसने मौका देखकर और अपने साथ कुछ लोगों को मिलाकर मुझ बिजुरिया पर डायन होने की तोहमत लगा दी गई। मीशा और पोटा से ज्यादा खतरनाक होती है पंचायत वालों की चार्जशीट। आरोपी के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किए जाते, बस आरोप लगाया जाता है और चुनौती दे दी जाती है कि हिम्मत है तो खुद को पाक साफ साबित करके दिखाओ। मैं लाचार बिजुरिया कैसे स्वयं को निर्दोष साबित करती, या तो सर झुककर अपराध को स्वीकार कर लेती जैसा मैंने नहीं किया, या फिर परीक्षा देती। परीक्षा भारतीय स्त्रियों युगों से देती आई हैं, वो भी पुरुषों की शर्त पर। मुझको भी उस परीक्षा से गुजरना पड़ा। वह इतवार मेरे लिए काला इतवार था। एक मात्र में गर्मा गर्म तेल भरा गया। इस उबलते तेल में चांदी का सिक्का डाला गया। मुझे नंगे हाथों से यह सिक्का निकालना था। अगर मेरे हाथ उस सिक्के को निकालते वक्त जले नहीं तो मैं भली औरत मानी जाऊंगी, और अगर उस सिक्के को निकालते वक्त मेरे हाथ जल गए तो मैं साबित हो जाऊंगी कि मैं सचमुच डायन हूँ, नहीं तो किसी छलावा का रूप। साहब, बिजुरिया तो बिजुरिया थी,
कोई सीता माता नहीं कि उसके हाथ ना जलते। वैसे कहा तो यह भी जाता है कि अग्नि परीक्षा छाया सीता ने दी थी। असली सीता तो पहले से अग्निदेव के घर में सुरक्षित थी। लीला में ऐसा होता है, पर बिजुरिया पर जो गुजरी वह लीला नहीं थी, यह सच्चाई थी। आप समझ ही गए होंगे कि अग्नि परीक्षा में बिजुरिया अनुतीव्र हो गई। बस फिर क्या था, घोषणा हो गई, यह चुड़ैल है, डायन है, पिशाचनी है, छलावा का रूप है, मारो इसे। हर ओर से बिजुरिया पर प्रहार किए गए। गरम लोहे की सलाखों से मेरी देह दागी गई। डायन से अपेक्षा की जाती है कि वह कष्ट रूपी परिवार को कष्टों से मुक्त कर दे, लेकिन मैं पूछती हूँ साहब, बिजुरिया भला कैसे किसी को कष्टों से मुक्त कर पाती? इसलिए उसे मारपीट पर उसके घर के दरवाजे पर फेंक दिया गया। पति और घर के सभी सदस्य इतने आतंकित कि उसे घर के भीतर नहीं ले जा सके। अंततः बेहोशी की हालत में मुझे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही मेरे जिस्म से प्राण निकल चुके थे। तो यह थी दास्तां इस बिजुरिया की। उसकी कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वो 1967 से अभी तक छलावा बनकर घूम रही है। इसके साथ जो भी हुआ बद से बदतर हुआ है। स्त्रियां यहाँ पहले भी मनोरंजन का साधन थी। यदि मनमानी ना चल पाई तो उनको डायन या छलावा का नाम देकर प्रताड़ित कर दो। कि स्त्रियों के ऊपर कितना जुल्म हुआ करता है, पहले भी हुआ करता था और आज भी हो ही रहा है। इन्हीं सब विचारों में खोया खोया मुझे पता ही नहीं लगा कि सूर्य उदय हो चुका था। हम बहुत दूर निकल आए थे। बिजुरिया ने मेरी तरफ देखा और कहा, अगले मोड़ से 400 मीटर की दूरी पर आपके दोस्त का घर आने वाला है और अब रास्ता भी सुरक्षित है। अब मुझे चलना चाहिए। मैंने उसकी बातों को सुनने के बाद कहा, क्या तुम आगे तक नहीं आओगी? तो उसने इस बार अपने मुख से घूंघट को ऊपर करती हुई बोली, साहब मेरी मंजिल तो यहीं है। जब भी मुलाकात करने का मन हो, मैं रात के किसी भी पहर में इधर ही मिल जाऊंगी। घूंघट उठाते ही वो बला की खूबसूरत लग रही थी। भगवान ने उसे फुर्सत में बनाया था। मेरी नजरें तो चाहकर भी उससे हटने का अब नाम नहीं ले रही थी। दिल कह रहा था कि काश ये मेरे मंजिल तक साथ जाती तो कितना अच्छा होता। जाते जाते उसने मुझे बोला, साहब हर आत्मा बुरी नहीं होती साहब, उसके नसीब बुरे होते हैं जो कि उसके मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। उसकी बात का मतलब समझते हुए मुझे बिल्कुल देर नहीं लगी और मैं समझ गया कि वह एक भली आत्मा थी जो मुझे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरे साथ साथ यहाँ तक छोड़ने आई थी। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आप सभी को ऐसी कहानियाँ और भी सुननी है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द से जल्द दोस्तों, प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर। और हाँ दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी ये वाली और आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।